रसायन विज्ञान का जो आपका दूसरा चैप्टर है अम्ल भस्म तथा लवण, इसका हम लोगों ने बच्चों पहला और दूसरा भाग में बहुत ही ब्रीफली के साथ इसका सारे कंसेप्ट को समझा था। ठीक है, पहले पार्ट में हम लोगों ने मुख्य रूप से अम्ल के सारे गुण को जाना था और मैं वहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बता दिया था। अम्ल में हम लोगों ने जाना था कि किस उसका गुण क्या क्या होता है, उसके बाद किस प्रकार से वो अभिक्रिया करती है, प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल की किसको कहा जाता है, उसका पीएच मान कितना होता है, वो किस प्रकार से जल के साथ अभिक्रिया करती है, बहुत सारे वहाँ पर गुणों के बारे में जाना था। उसके बाद दूसरे पार्ट में हम लोगों ने मुख्य रूप से जाना था कि लवण किसे कहा जाता है, लवण का निर्माण कैसे होता है। उसके बाद साधारण नमक जो है, काला सेंधा नमक, उसका निर्माण कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद नमक कितने प्रकार के होते हैं, उसका साधारण नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, पीएच स्केल के बारे में भी जान लिया था अच्छी तरह से। अगर आप लोगों ने दोनों पार्ट इस चैप्टर का नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर के वहाँ पर दोनों पार्ट को अच्छी तरह से देख लीजिए, ताकि जिस समय हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे बच्चों, वहाँ पर आप लोग आसानी से सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। ठीक है, तो आज का भी सेक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो है आपका सबसे ज़्यादा बार ऑब्जेक्टिव के रूप में सीधा सीधा सूत्र पूछ लिया था। जैसे आपका पूछ लेगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, NaCO3, उसी तरह पूछ लेगा कि धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, ये सब बहुत सारे यहाँ से सूत्र होते हैं जो आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में सीधा सीधा पूछ लिया था। उसके बाद जो है बच्चों आपका मुख्य रूप से यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनते हैं कि किस प्रकार से जो है खाने वाले सोडा का निर्माण किया जाता है, उसका गुण क्या क्या है, उसका उपयोग क्या क्या है। ठीक है, इस प्रकार से सीधा पूछ लिया था। या फिर आपको दे देगा कि धोने वाला सोडा का निर्माण कैसे किया जाता है, उसका गुण बताइए और उसका फिर उपयोग कैसे किया जाएगा। उसी प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसी प्रकार से आपका जो है मुख्य रूप से ब्लीचिंग पाउडर यानी कि आपका विरंजक चूर्ण का निर्माण किया था। बात करेंगे वहाँ पर हम लोग एक एक करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको आप लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा हुआ है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। तो आप लोग को सीधा नोट डाउन कर लीजिए ना कि सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सूत्र होता है बच्चों NaHCO3। ठीक है, NaHCO3। अब इसका रासायनिक नामकरण कैसे करेंगे, तो रासायनिक नामकरण करने के लिए हम लोग सबसे पहले तत्वों के आधार पर कर लेते हैं। तो ये कौन सा है तत्व, आपका धातु है, तो धातु को आपको पहले बोलना है। ठीक है, तो सोडियम हो गया, उसके बाद क्या आ रहा है बच्चों, हाइड्रोजन आ रहा है। तो सोडियम हाइड्रोजन, और इसको CO3 को क्या बोलते हैं, कार्बोनेट बोलते हैं। तो हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, अच्छा अब हम लोग जानते हैं कि HCO3 को बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है, यानी कि HCO3 को बाइकार्बोनेट बोला जाता है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका जो साधारण नाम होता है बच्चों, उसको बोलते हैं खाने का सोडा। तो इसका सूत्र होता है NaHCO3। अब इसका निर्माण मुख्य रूप से कैसे करेंगे, तो इसका निर्माण करेंगे हम लोग अमोनिया साल्वे विधि द्वारा। किस विधि द्वारा, अमोनिया साल्वे विधि द्वारा। इससे पहले मैंने आपको बताया था बच्चों NaOH का निर्माण किस प्रकार से किया गया था, वहाँ पर भी हम लोगों ने अमोनिया साल्वे विधि का यूज किया था। आप लोग को वहाँ पर भी सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। तो आइए यहाँ पर आज बात करते हैं। अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। यानी कि कौन सा निर्माण होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 का निर्माण होता है। इसे ही अमोनिया साल्वे विधि या सिंपल जो है अमोनिया सोडा विधि भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से क्या करना है, सबसे पहले NH3 यानी कि अमोनिया गैस से संतृप्त आपको सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेना है। किसका, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl का जलीय विलयन। तो सबसे पहले जल लेंगे बच्चों, वहाँ पर जो है NaCl को डाल देंगे और उसमें क्या करेंगे हम लोग, संतृप्त करेंगे उसको। किसके द्वारा, NH3 यानी कि अमोनिया के द्वारा। और उसके बाद फिर आप इसमें क्या गैस, कौन सा गैस प्रवाहित करेंगे, इसमें गैस प्रवाहित करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। जब इस गैस को आप लोग प्रवाहित करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उस प्रवाहन से वहाँ पर बनेगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 का निर्माण होगा। आइए देखते हैं इसका रिएक्शन किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से ये आपका हो गया सूत्र, और यहाँ पर निर्माण जो होगा हम लोग क्या लिए थे, सबसे पहले NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड लिए थे, उसका क्या लिए थे, जलीय विलयन। तो जलीय विलयन मीन्स क्या होगा बच्चों, जल तो होगा ही होगा, तो H2O लिख दिए। उसके बाद फिर उसमें क्या पास किए थे हम लोगों ने, कार्बन डाइऑक्साइड। और मुख्य रूप से उसमें संतृप्त करने के लिए क्या किया था हम लोगों ने, उसमें NH3 यानी कि अमोनिया को डाला था। बहुत ही सिंपल है बच्चों, एक एक करके आप लोग जब लिखना शुरू करेंगे ना तो बहुत ही आसान हो जाता है, बस तोड़ तोड़ करके पढ़ना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है मुख्य रूप से 4 अभिकारक हो गया, चार लोग भाग ले रहा है। अब भाग लेकर के ये किसका निर्माण करेगा, तो इस प्रकार से यहाँ पर निर्माण होगा बच्चों NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो मुख्य रूप से यहाँ पर आपको देखना है कौन सा प्रोडक्ट को, इस प्रोडक्ट को मुख्य रूप से देखना है NaHCO3 यानी कि खाने वाला सोडा, यानी कि इसको बोलते हैं बच्चों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब इसका बात कर लेते हैं हम लोग, इसका गुण क्या क्या होता है, इसका फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 का
गुण क्या होता है। तो इसका जो pH मान होता है बच्चों वो 7 से अधिक होता है। जब 7 से अधिक होगा तो ये कौन सा होगा, विलयन अम्लीय की क्षारीय, तो ये होगा हमेशा क्षारीय। ठीक है, किस प्रकृति की होगी, क्षारीय प्रकृति की होगी। इसलिए जब ये आपका अभिक्रिया करेगा किसके साथ, अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा बच्चों, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लवण और जल का निर्माण करेगा। अब बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों आपका सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल को उदासीन कर लेता है। यानी कि जब भी आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होगा वो जब भी आपका अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण का निर्माण करता है, इसलिए बोलते हैं यहाँ पर उदासीन कर देता है। और लवण के साथ साथ मुख्य रूप से यहाँ पर आपका गैस बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। तो मैंने दूसरा पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रूप से बताया था कि जब भी आपका अम्ल किसी भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो 100% वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होगा। और आप लोग को ध्यान रखना है, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में आपका बार बार पूछा जाता है कि किस गैस का उत्सर्जन होता है जब कोई अम्ल जो है किसी भी आपका कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करती है, तो किस गैस का, आपका कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला प्रॉपर्टी है इसका कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, रिएक्शन आपका सीधा सीधा पूछ लिया था बच्चों। ठीक है, याद रखना है क्या कि जब भी आपका NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट को तोड़ा जाता है यानी कि अपघटित किया जाता है, यानी कि कौन सी अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया होती है, यानी कि इसमें आपको हीट दिया जाता है, तो ये आपका 3 भागों में टूट जाता है। सबसे पहला भाग में टूटता है कि Na2CO3 यानी कि आपका बन जाता है सोडियम कार्बोनेट। क्या बन जाता है बच्चों, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद इसका निर्माण होता है H2O यानी कि आपका किसका, जल का निर्माण होता है। फिर उसके बाद जो इसका निर्माण होता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो मुख्य रूप से आपको ये आपका रिएक्शन याद रखना है बच्चों, जब आपका सोडियम बाइकार्बोनेट टूटता है तो क्या क्या प्रोडक्ट का निर्माण होता है। आगे बात करते हैं अब इसका उपयोग क्या क्या है। इसका आपका मुख्य रूप से उपयोग के बारे में जान लेते हैं, यूज के बारे में जान लेते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग निम्नलिखित है। सबसे पहला पॉइंट है आपका कि बेकिंग पाउडर बनाने में, किस पाउडर का निर्माण करने में, बेकिंग पाउडर यानी कि खाने वाला सोडा के रूप में बच्चों। आप लोग देखते होंगे जब भी आपका लिट्टी चोखा बनाया जाता है या आपका पाव रोटी बनाई जाती है या फिर किसी भी प्रकार का ब्रेड का निर्माण किया था बच्चों, ब्रेड, तो वहाँ पर उसको स्पंज होने के लिए, फूलने के लिए उसमें मुख्य रूप से सोडा डालता है। तो वो सोडा कौन सा होता है, ये सोडा होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट या आपका उसको जो बुलाता है खाने वाला सोडा या फिर आपका बेकिंग पाउडर। ध्यान रहेगा आपको, यानी कि जितने प्रकार की आपका सामग्री बनती है बच्चों आपको मार्केट में दिखते हैं ना, पाव रोटी हुआ, ब्रेड हुआ, उसके बाद आपका मुख्य रूप से कचौड़ी, ये सब बनती है, तो उसमें क्या डाला जाता है, मुख्य रूप से लिट्टी हुआ, ये सब में आपका सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि आपका बेकिंग पाउडर डाला जाता है। अब बेकिंग पाउडर मुख्य रूप से होता क्या है, तो बेकिंग पाउडर जो है मुख्य रूप से 2 पदार्थों का मिश्रण है। एक आपका पहला हो गया कि सोडियम बाइकार्बोनेट का और दूसरा हो गया आपका टार्ट्रिक अम्ल का। तो कितने पदार्थ हो गया, मुख्य रूप से 2 पदार्थ हो गया। तो बेकिंग पाउडर में एक जो प्रोडक्ट है, एक जो मुख्य रूप से भाग ले रहा है कौन, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो उसका उपयोग किया जाता है बेकिंग पाउडर में। रसोई घर में पाव रोटी तथा केक में आटा गूंथते वक्त मिला दिया जाता है, जिससे केक तथा पाव रोटी स्पंज हो जाता है, स्पंज बन जाता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मुलायम और क्या हो जाता है बच्चों, स्पंजी, यानी कि फूलने लगता है। दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने के लिए औषधि में मिलाया जाता है। यानी कि इसका मुख्य रूप से जो उपयोग है बच्चों, जब पेट में जो है किसी भी पर्सन का पेट में जब अम्लता की शिकायत आने लगती है तो अपच का उपचार के लिए क्या किया जाता है, उसमें मुख्य रूप से उसमें आपका सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 यानी कि बेकिंग पाउडर दिया जाता है औषधि के रूप में। ठीक है, इनो आप लोग पीते हैं ना, कभी कभार आपको अवसाद सा महसूस होता है, तो इनो में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसमें क्या रहता है, मुख्य रूप से आपका सोडियम बाइकार्बोनेट और सिट्रिक अम्ल रहता है। तो इनो साल्ट में इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 और सिट्रिक अम्ल यानी कि सिट्रिक मिलाया जाता है बच्चों। तो सिट्रिक में कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक, तो ये आपका होता है नींबू रस, ये सब में पाया जाता है आपका सिट्रिक अम्ल, जैसे आपका संतरा हो गया, इस प्रकार से कच्चा फल हो गया। आगे आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक यंत्रों में आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र जो होता है बच्चों आपका फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें आपका मुख्य रूप से किया जाता है किसका प्रयोग, सोडियम बाइकार्बोनेट का। आप लोग किसी भी हॉस्पिटल में जाते होंगे बच्चों तो आप लोग को देखने को मिलेगा मुख्य रूप से रेड होकर के, है ना, साइड में कॉर्नर में लटका हुआ रहता है, दीवार पर लगा दिया जाता है, ताकि अगर अचानक सडनली अगर आग लग जाए बच्चों तो तुरंत वो बुझाने का काम आएगा। तो उसमें मुख्य रूप से जो आपका पदार्थ रहता है बच्चों उस गैस के अंदर, तो वहाँ पर डाला जाता है आपका NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, और उसके साथ मिलाया जाता है उसमें आपका सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4। तो जब हम लोग जानते हैं कि कोई भी अम्ल किसी भी धातु के बाइकार्बोनेट के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करेगी, तो NaHCO3 जो अभिक्रिया करेगा अम्ल के साथ
जो भी अम्ल रहेगा बच्चों वहाँ पर क्या होगा, मुख्य रूप से CO2 का निर्माण होगा। देखिए यहाँ पर CO2 का निर्माण होता है, ये क्या होता है, अच्छा गर्म होता है बहुत ज़्यादा, तो ये आपका क्या होगा, CO2 क्या करेगा बच्चों, आग को बहुत ही जल्दी बुझाने का काम कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से आप लोग को ध्यान रखना है। अगला उपयोग है रसोई घर में खाना को जल्दी बनाने के लिए उपयोग में किया जाता है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो आपका बेकिंग पाउडर होता है, इसका उपयोग जो है मुख्य रूप से आपका NaCO3 का, इसका आपका खाना बनाने में, यानी कि जो आपका किचन है, किचन रूम में खाना को जल्दी बनाने के लिए उपयोग में किया जाता है। इसका उपयोग किसका, NaCO3 का। ठीक है, आगे बात करते हैं अब सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा। एक तो हो गया आपका NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, और एक हो जाएगा बच्चों आपका Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। ये सिंपल कार्बोनेट हो जाएगा, ये आपका बाइकार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका निर्माण कैसे किया जाएगा, तो इसको भी मुख्य रूप से अमोनिया साल्वे या फिर आपका अमोनिया सोडा विधि द्वारा ही तैयार करेंगे। ठीक है, किस प्रकार से तैयार करेंगे, तो वही जैसा हम लोगों ने पहले रिएक्शन लिया था उसी प्रकार से रिएक्शन लेंगे। तो रिएक्शन कैसे लिया था, पहले में हम लोग ने कि NaCl लिए थे, सोडियम क्लोराइड, और उसमें हम लोगों ने मुख्य रूप से उसका जलीय विलय लिया था, तो इसलिए यहाँ पर जल डाल देते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने उसमें डाला था, प्रवाहित किया था गैस, कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और मुख्य रूप से उसको संतृप्त करने के लिए उसमें डाला था हम लोगों ने अमोनिया यानी कि NH3। इसी अमोनिया के कारण यह प्रक्रिया कहलाती है, यह विधि कहलाती है अमोनिया साल्वे विधि, यह अमोनिया सोडा विधि। अब यहाँ पर अभिक्रिया होगा। अभिक्रिया जैसे होगा बच्चों, तो मुख्य रूप से निर्माण दो पदार्थों का होगा। दो पदार्थ कौन कौन सा है, एक आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, एक हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl, और एक हो जाएगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इस सोडियम बाइकार्बोनेट को आप लोग को मुख्य रूप से यहाँ से ले लेना है। इसको लेने के लिए क्या करना है, देखिए बच्चों आपको ध्यान रखना है, ये जो आपका ऊपर दिया हुआ है Na2CO3 10H2O, ये मुख्य रूप से सोडियम कार्बोनेट यानी कि धोने का सोडा का मुख्य रूप से ये होता है बच्चों, आपका रिएक्शन होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को 10H2O नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि NaHCO3 से फिर किस प्रकार से Na2CO3 10H2O का निर्माण किया जाता है। तो मुख्य रूप से जब इसको हम लोग तोड़ते हैं, तो तोड़ने के पश्चात ये बनता है बच्चों Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, H2O और आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। फिर यहाँ से हम लोग एक प्रोडक्ट को ले लेंगे, किसको, सोडियम कार्बोनेट को, और उसके बाद इसमें क्या करेंगे बच्चों, रवाकरण कर देंगे यानी कि जल मिला देंगे, तो बन जाएगा आपका धोने का सोडा। ठीक है, मुख्य रूप से इसको भी सोडियम कार्बोनेट बुलाया था बच्चों, लेकिन इसमें क्या है, मुख्य रूप से ये आपका सूत्र ज़्यादा मान्यता है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, जब यहाँ पर रवाकरण का जल डालाएगा तो ये बन जाएगा Na2CO3 से क्या बन जाएगा, Na2CO3 10H2O। इसका नामकरण किस प्रकार से बोलेंगे आप लोग, तो इसको सिंपल वे में आप लोग बोल सकते हैं बच्चों, ये आपका धोने का सोडा। ठीक है, इसको सिंपल में धोने का सोडा। लेकिन अगर रासायनिक नाम करना है आपको, तो सबसे पहले देखिए ये आपको इसको क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। और इधर कितना है बच्चों, 10, तो 10 हो गया या डेका हो गया। 10 को केमिस्ट्री की भाषा में कितना बोलते हैं बच्चों, डेका। ठीक है, उसके बाद जल को बोला जाता है हाइड्रेट, तो यहाँ पर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। याद रहेगा आपको किस प्रकार से बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अब इसका हम लोग जो होते हैं, इसका मुख्य रूप से प्रॉपर्टीज़ को जान लेते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है, इसका pH मान भी क्या होता है, 7 से अधिक होता है। जब इसका pH मान 7 से अधिक होगा तो ये किस प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। जब मैंने पहला पार्ट पढ़ाया था बच्चों, तो मैंने वहीं पर बोला था कि कोई भी जो है आपका धातु का कार्बोनेट होगा या आपका बाइकार्बोनेट होगा, कोई भी धातु हो, Na हो या Ca हो, Mg हो, Al हो, एल्यूमिनियम हो, कुछ भी हो, अगर उसका कार्बोनेट होगा या आपका SCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट होगा, तो 100% है वो क्षारीय प्रकृति की होगी, यानी कि भास्मिक प्रकृति का होगा। तो 100% उसका pH मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा। मैंने बताया था आपको कि भस्म का pH मान 7 से अधिक 14 तक होती है ना, और 7 से कम वाले का pH मान वो क्या कहलाएगा, आपका अम्ल कहलाता है। और जिसका pH मान 7 होता है वो आपका उदासीन विलयन यानी कि आपका जो है मुख्य रूप से लवण कहलाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये क्या करता है, ये अम्ल को जो है उदासीन करता है। जिस प्रकार से आपका सोडियम बाइकार्बोनेट उदासीन कर रहा था, उसी प्रकार से ये भी उदासीन करेगा। कैसे, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को ले लेंगे, उसके बाद ये कि कोई एक अम्ल ले लेंगे, H2SO4 HCl HNO3 कोई भी अम्ल लेंगे, तो यहाँ पर ले लिया हम लोग HCl। अब यहाँ पर अभिक्रिया करके बनाएगा सोडियम क्लोराइड यानी कि उदासीन कर दिया, लवण का निर्माण, जल का निर्माण, और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण तो होगा ही होगा, क्योंकि मैंने बता दिया था जब भी कार्बन डाइऑक्साइड यानी जब भी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। अगला इसका प्रॉपर्टी है तीसरा नंबर का कि सोडियम कार्बोनेट को तीव्रता से गर्म करने पर अनाद्र सोडियम कार्बोनेट बनता है। यानी कि मुख्य रूप से जब भी इसको गर्म किया जाता है बच्चों, Na2CO3 10H2O को यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को जब भी गर्म किया जाता है, तो ये क्या होता है, ये अपने पूरे जल को त्याग कर देता है। जो भी रवाकरण का जल होता है उसको त्याग कर देता है, और मुख्य रूप से ये बन जाता है आपका अनाद्र सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3। आर्द्रता नहीं रहती है उसमें, जल वाष्प या जल की मात्रा नहीं होने के कारण उसको बुलाता है अनाद्र
Na2CO3 अनदर सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर एक क्रिया हो जाती है उत्फुल्लन की, यानी कि इसको बोलते हैं एफ्लोरेसेंस, यानी कि आपको इसको बोलते हैं उत्फुल्लन। जब सोडियम कार्बोनेट को खुले हवा में छोड़ दिया जाता है तो उसका जल उसमें ऊष्मा पाकर उड़ने लगता है बच्चों, तो सोडियम कार्बोनेट को मोनोहाइड्रेट बनता है। इसी से क्या बनता है, इसी को क्या कहते हैं, उत्फुल्लन, यानी कि फूलन, उत्फुल्लन बोलते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर कहने का सेंस ये है कि जब का सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होती है, यानी कि आपका धोने का जो सोडा होता है बच्चों, जब इसको क्या किया जाता है, जब इसको आपका मुख्य रूप से गर्म किया जाता है तो इसको हवा में छोड़ दिया जाता है बच्चों, वायुमंडल में। जब हवा में छोड़ दिया जाता है ये अपना क्या कर देता है, रवाकरण के जल को त्याग देता है, यानी कि इसके जो जल होती है बच्चों ऊष्मा पकड़ के क्या हो जाती है, उड़ने लगती है, और मुख्य रूप से ये बदल जाता है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। किसमें, यानी कि मोनो मीन्स होता है बच्चों एक, जब जल की एक मॉलिक्यूल जल जब जल का एक मॉलिक्यूल वहाँ पर मौजूद रहेगा तो उसको बोलेंगे मोनोहाइड्रेट। तो मुख्य रूप से यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, जब ये ऊष्मा पकड़ के इसके जल उड़ जाएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। ठीक है, यहाँ पर एक ही जल का है तो इसलिए बोलते हैं मोनो, दो रहेगा तो डाई, तीन रहेगा तो ट्राई। इस प्रकार से सारा आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आप लोग सीधा सीधा जो है बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कर सकते हैं, यानी कि बेकिंग पाउडर का। किस प्रकार से, तो मुख्य रूप से निर्माण करने में क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग ले लेंगे कि सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3, और यहाँ पर डाल देंगे आप लोग जल, और उसके बाद उसमें डाल देंगे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप लोग को प्रवाहित करनी है। जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर निर्माण हो जाएगा मुख्य रूप से सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि NaHCO3 का। ठीक है, अब बात करते हैं मुख्य रूप से धोने का जो सोडा होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या सोडियम कार्बोनेट, इसका उपयोग क्या क्या होता है, तो इसका उपयोग मुख्य रूप से कांच, कागज तथा साबुन के उत्पादन में, यानी कि इन तीनों चीज़ों के मुख्य रूप से तीनों पदार्थों के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, तो आपका धोने का सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। आगे है कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, यानी कि अभिकर्मक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का। कपड़ा तथा गंदे पदार्थ को धोने में, यानी कि कोई भी गंदा पदार्थ है, कोई भी आपका कपड़ा गंदा हो गया उसको धोने में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है, इसलिए इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है बच्चों धोवन सोडा। पानी के कठोरता को या खारापन को दूर करने में, जिससे आसानी से क्या हो जाए, कपड़ा साफ हो जाए, यानी कि जो पानी की कठोरता होती है या खारापन होता है उसको दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, मुख्य रूप से सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी कि आपका धोने वाला सोडा का। अब हम लोग का अगला पदार्थ है, अगला निर्माण करने की प्रक्रिया में है आपका विरंजक चूर्ण, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। इसका निर्माण कैसे किया जाएगा, ठीक है, तो मुख्य रूप से ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र जो है आपका कम से कम 10 बार पूछा होगा बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, इसलिए आप लोग इसको जल्दी से जल्दी अपने माइंड में रख लीजिए। इसका सूत्र होता है बच्चों CaOCl2, इस प्रकार से दे देगा, या कभी आपको दे देगा CaOCl, क्या बच्चों CaOCl, इसको जब बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा CaOCl2। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम जो है इसको मुख्य रूप से ये नाम होगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और इसका आपका सिंपल नाम, साधारण नाम होगा ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि आपका विरंजक चूर्ण। अब इसका निर्माण करने की प्रक्रिया को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले शुष्क बुझे हुए चूने को सावधानीपूर्वक 40 डिग्री ताप पर गर्म कर ऊपर से क्लोरीन गैस को प्रवाहित करेंगे तो वहाँ पर निर्माण होगा विरंजक चूर्ण, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का। तो सबसे पहला यहाँ पर बात आ रहा है बच्चों, शुष्क भुजा हुआ चूना किसको बोला जाता है, तो मैंने स्टार्टिंग में इस चैप्टर का बताया था कि शुष्क भुजा हुआ चूना का जो सूत्र होता है बच्चों CaOH का होल 2, जिसका प्रयोग हम लोग मुख्य रूप से दीवारों को रंगाई के लिए करते हैं, यानी कि जब भी मकान बनाते हैं बच्चों तो उसमें जो दीवारों पर रंगाई पुताई किया जाता है तो मुख्य रूप से शुष्क भुजे हुए चूना का ही उपयोग किया जाता है। बाद में वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करता है वायुमंडल से और बदल जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3, जिसके कारण एक विशेष प्रकार की चमक आने लगती है। तो यहाँ पर इसको ले लेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaOH होल 2, जिसको बोलते हैं भुजा हुआ चूना। इसको सावधानीपूर्वक केयरफुल्ली तरीके से 40 डिग्री ताप पर इसको गर्म करेंगे, और गर्म करेंगे तो यहाँ पर कौन सा गैस इसमें प्रवाहित करेंगे, तो मुख्य रूप से इसमें गैस प्रवाहित करेंगे क्लोरीन।
ठीक है बच्चों, वहाँ पर जो हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट का निर्माण कर रहे थे, तो वहाँ पर हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया था। जबकि हम लोग यहाँ पर मुख्य रूप से कौन सा गैस प्रवाहित करेंगे, तो यहाँ पर प्रवाहित करेंगे क्लोरीन गैस को। जब क्लोरीन गैस को प्रवाहित करेंगे तो मुख्य रूप से सीधे हम लोगों का विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाएगा। आइए थोड़ा सा रिएक्शन को इसको अच्छी तरह से देख लेते हैं। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रिएक्शन क्या है, आपका शुष्क भुजा हुआ चूना हो गया, इसमें आपका क्लोरीन गैस को प्रवाहित कर रहे हैं कितना डिग्री सेल्सियस, तो 40 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा टेम्परेचर को 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहाँ पर निर्माण हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या इसको बोलेंगे विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। इसके बाद मुख्य रूप से निर्माण हो जाएगा आपका जल का यानी कि H2O का। ठीक है, ये अलग हो जाएगा, उसके बाद ये पदार्थ आपको मिल जाएगा मुख्य रूप से। अब इसका उपयोग को जान लेते हैं हम लोग। उसके बाद सबसे पहले हम लोग इसके गुण को जान लेते हैं बच्चों, यानी इसका गुण क्या क्या होता है विरंजक चूर्ण का। तो सबसे पहले है कि ये सफ़ेद क्लोरीन जैसी क्या होती है, गंध वाली चूर्ण होती है, यानी कि ये विशेष प्रकार से यानी अलग प्रकार की एक गंध होती है बच्चों, है ना। उसके बाद आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव, यानी कि किस प्रकार से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव। तो जब आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर क्लोरीन क्या किस गैस का निर्माण करता है बच्चों, क्लोरीन गैस का निर्माण करता है। यानी कि आपका Ca हाइपोक्लोराइड CaOCl है आपका, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित कर रहे हैं, उसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो मुख्य रूप से यहाँ पर बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और अलग से बन जाएगा क्लोरीन गैस का निर्माण हो जाएगा, जो क्लोरीन गैस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसका भी हम लोग बाद में उपयोग करेंगे। अगला है आपका जल का प्रभाव, यानी कि किस प्रकार से ब्लीचिंग पाउडर का जल का प्रभाव होता है। तो विरंजक चूर्ण जल के साथ अभिक्रिया कर कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaO यहाँ पर मुख्य रूप से यहाँ पर ये आपका CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर हो गया, और मुख्य रूप से हो जाएगा CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड जो आपका उदासीन यानी कि लवणीय होता है। यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है, ये आपका CaOCl है, और उसके बाद इसमें क्या किया था बच्चों, जल के साथ अभिक्रिया कराया है, जल के साथ अभिक्रिया कराया, तो ये आपका हो गया CaOCl2, और उसके बाद मुख्य रूप से बन गया ये आपका CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड। अम्ल का प्रभाव, यानी कि किस प्रकार से इस पर अम्ल का प्रभाव होता है। विरंजक चूर्ण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl2 गैस, जल तथा क्लोरीन गैस का निर्माण करता है। ठीक है, मुख्य रूप से 3 पदार्थों का निर्माण करता है। जब क्या करेंगे, इसको विरंजक चूर्ण को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या कोई भी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं मुख्य रूप से इसका उपयोग क्या क्या है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों इसका उपयोग, जो है बार बार आपका बोर्ड परीक्षा में इसका पूछा जाता है, बोर्ड परीक्षा में सीधे पूछा जाता है कि विरंजक चूर्ण के उपयोग के बारे में लिखें। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारे उपयोग आप लोगों को अच्छी तरह से याद रख लेना है, ताकि आप लोगों को आगे जो है इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा बच्चों, तो आसानी से आप लोग आंसर कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका उपयोग मुख्य रूप से पहले बात कर लेते हैं, इसका उपयोग किया जाता है क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। क्लोरोफॉर्म किसको बोलेंगे, तो क्लोरोफॉर्म बोलेंगे बच्चों CH3Cl। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का ये होता है आपका सूत्र। आगे बात करते हैं अब हम लोग मुख्य रूप से कागज़ तथा कपड़ों के विरंजन में, उसके बाद कीटाणुनाशक के रूप में, यानी कि इसका विरंजक चूर्ण का उपयोग मुख्य रूप से कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। आप लोग जब देखेंगे बच्चों, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है कभी, तो क्या होता है, जितनी भी सड़कें होती है, गलियां होती है, उसके बाद गाँव क्षेत्र में महामारी फैलने लगती है, तो उसको दूर करने के लिए उनकी विषाणु जीवाणु कीटाणु को नष्ट करने के लिए क्या किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग देखते होंगे शहर में तो ज़्यादातर ये सब होती रहती है बच्चों, साफ़ सफाई के लिए, है ना। तो आगे बात करते हैं अब हम लोग मुख्य रूप से प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण विधि, इसका क्या क्या गुण होता है और इसका उपयोग क्या क्या होता है। तो मुख्य रूप से सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। ठीक है, सूत्र बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि बच्चों बार बार आप लोग को ध्यान रखना है कि इसका सूत्र जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये आपका जो है मुख्य रूप से 2013 में पूछा हुआ है, 2017 में पूछा हुआ है, 2022 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका बार बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट यानी कि CaSO4 H2O, इसको बोल रहे हैं कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। ठीक है, हाफ यानी कि आधा देंगे बच्चों इसमें। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट, या आपका CaSO4 का होल टू H2O, या CaSO4 हाफ H2O सीधा दे देंगे। अब इसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, तो इसका निर्माण किया जाता है जब जिप्सम जो होता है CaSO4 2H2O यानी कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है, तो निर्माण होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, यानी कि पॉप का, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ये वर्ड तो आप लोग सुने होंगे पॉप। जब किसी भी आदमी का हड्डी या टूट जाता है बच्चों की कोई भी पोर्शन, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, डॉक्टर क्या करता है उसका मतलब कि पूरा हड्डी को ज्वाइन कराने के लिए पॉप का यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के द्वारा उसको क्या किया जाता है, पूरा जोड़ा जाता है। तो मुख्य रूप से आप लोगों को ध्यान रखना कि निर्माण करने की जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या किया जाता है, सबसे पहले जिप्सम यानी कि जो आपका कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है, इसको 120 डिग्री
सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। और जब इतना डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म किया जाता है तो मुख्य रूप से निर्माण हो जाता है बच्चों कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का पॉप का, और उसके बाद अलग से जल का निर्माण होता है। तो मुख्य रूप से आप लोग को ध्यान रखना है इस रिएक्शन को, ठीक है। अब बात करते हैं इसका, देखिए यहाँ पर रिएक्शन नाम यहाँ पर नाम लिया हुआ है बच्चों कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, यानी कि हेमी बोला है बच्चों, आधा को हेमी भी बोला जाता है, इसलिए यह हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, या मुख्य रूप से इसको बोल सकते हैं कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट, आधा को हाफ भी बोला जाता है ना। अब बात करते हैं मुख्य रूप से इसका उपयोग क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है मूर्ति बनाने में, यानी कि मूर्तिकार जो प्रयोग करता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का मूर्ति के निर्माण में, कोई भी किसी भी प्रकार की जब मूर्ति का निर्माण किया जाता है तो वहाँ पर पॉप का उपयोग किया जाता है चिकित्सालय में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए। यानी कि कोई भी जो हॉस्पिटल होता है बच्चों, मुख्य रूप से हड्डी का जो विशेषज्ञ होते हैं डॉक्टर्स, वो क्या करते हैं टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए मुख्य रूप से पॉप का उपयोग किया जाता है, यानी कि POP का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह बहुत ही कठोर होता है बच्चों, जब हड्डी टूट जाता है तो उसको सही स्थान पर बिठा करके ये पॉप चढ़ा दिया जाता है ताकि उसको हिलने डुलने नहीं देती है। आगे बात करते हैं तूतिया का। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला दिया हुआ है। तूतिया का जो रासायनिक सूत्र होता है बच्चों वो होता है आपका CuSO4 5H2O। ये आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम हो जाएगा, ये होगा आपका कॉपर सल्फेट, और इधर 5 है, 5 को बोला जाता है बच्चों पेंटा, इसलिए हो जाता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसको बोला जाता है तूतिया। अगला है आपका उजला थोथा यानी कि श्वेत थोथा, इसका मुख्य रूप से सूत्र होता है CuSO4 उजला थोथा, ठीक है, सीधा है। आगे बात करते हैं अब हम लोग मुख्य रूप से यहाँ पर दिया हुआ है कि किस प्रकार से जो है बच्चों ये H2O हो गया, उसके बाद निर्माण करता है यानी कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है। तो मुख्य रूप से ये रिएक्शन जो आपका है ये आपका प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है बच्चों, मुख्य रूप से पेड़ के जो कोई भी जो पौधे होते हैं उसकी पत्ती में होता है एक क्लोरोफिल, और उस क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करता है तो ज़मीन के नीचे से बच्चों सबसे पहले जड़ के द्वारा उसके द्वारा क्या होता है जल का अवशोषण होता है, तो जल जाता है ऊपर, तो H2O हो गया, और मुख्य रूप से वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है तो CO2 हो गया। उसके बाद यहाँ पर सनलाइट यानी कि जो आपका सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में तो SL सनलाइट हो गया, इसकी उपस्थिति में निर्माण करता है भोजन अपना, कौन पौधे। तो भोजन के रूप में सबसे पहले बनता है ग्लूकोज यानी C6H12O6, उसके बाद जल H2O, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग मुख्य रूप से लवणों का पसीजना। तो कुछ लवण जो है जलवाष्प के कण को वायुमंडल से ग्रहण कर जल छोड़ने लगता है, ये जल में रूपांतरित होने लगता है, इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को ही मुख्य रूप से लवणों का पसीजना कहा जाता है। यानी कि क्या होता है बच्चों, कुछ लवण ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं जलवाष्प के कण को वायुमंडल से ग्रहण कर लेता है, और वायुमंडल से ग्रहण करने के बाद फिर वो पसीजने लगता है यानी कि जल को छोड़ने लगता है, तो उसको बोला जाता है मुख्य रूप से लवणों का पसीजना, ठीक है। आगे बात करते हैं परसवेद लवण, यानी कि इसको बोला जाता है बच्चों डेलिक्वेसेंट साल्ट, वह लवण जो आपका जलवाष्प के कण को ग्रहण कर पसीने यानी कि पसीजने लगता है उसे ही कहते हैं परसवेद लवण। यानी कि वह लवण जो है मुख्य रूप से जो जलवाष्प के कण को ग्रहण कर पसीजने लगता है उस लवण का नाम क्या बोलेंगे हम लोग, उस लवण को बोलेंगे परसवेद लवण, और उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, उस प्रक्रिया को बोलेंगे लवणों का पसीजना। दो चीज़ है बच्चों, ये आपका प्रोसेस है और ये मुख्य रूप से वो पदार्थ है। तो प्रक्रिया कहलाएगा लवणों का पसीजना और वो पदार्थ कहलाएगा परसवेद लवण। जैसे अनाद्र CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड, अनाद्र मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 एक्सेट्रा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोगों का ये आपका जो आपका चैप्टर था अम्ल भस्म तथा लवण, ये चैप्टर 3 पार्ट में मुख्य रूप से आपका समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम लोग मुख्य रूप से इसका जितने भी आपका VVI ऑब्जेक्टिव्स है उसका सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। उसके बाद जो है मुख्य रूप से इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखा जाएगा, और उन्हीं प्रश्नों को ज़्यादा यहाँ पर आपको वैल्यू दी, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंस दिया जाएगा बच्चों, जो आपका प्रश्न बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग बने रहेंगे हम लोगों के साथ। इस चैनल में जो है हम लोग मुख्य रूप से सारे चीज़ों का यहाँ पर पढ़ाई कराते हैं बच्चों। आप लोगों को फुल्ली सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा। अभी आप लोगों के पास टाइम है, अच्छी तरह से मेहनत में लगे रहिए। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो बच्चों सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी एक बार अच्छी तरह से धमाकेदार रूप से सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सोल्यूशन करेंगे इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को। तब तक के लिए जय हिंद।